नमस्कार। हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा के पास चंडी मंदिर में भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स में एक ऐसी मुलाकात हुई है जो पहली नज़र में तो शायद सामान्य सी लगे, लेकिन इसके रणनीतिक मायने बहुत बहुत गहरे हैं। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ का ये दौरा सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं है, ये असल में साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का साफ संकेत है। ये उस नई हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जहां चीन को लेकर वॉशिंगटन की स्ट्रेटजी अब सीधे सीधे भारत की पाकिस्तान सीमा तक पहुंच गई है। तो ये दौरा इतना अहम क्यों है और ये भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच पावर बैलेंस को कैसे बदलने वाला है? चलिए इन सभी पहलुओं को जरा गहराई से समझते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, एडमिरल जॉन पापारो ये यूएस इंडो पैसिफिक कमांड यानी इंडो पैकॉम के कमांडर हैं। अब इनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक का इलाका, मतलब कि पूरा चीन। लेकिन वो दौरा कर रहे हैं भारत की वेस्टर्न कमांड का, जिसका एक ही और पहला काम है पाकिस्तान से लगी सीमा की हिफाजत करना। ये बात थोड़ी अजीब है ना, क्योंकि दशकों से अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रक्चर में एक साफ साफ बंटवारा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका अपनी दशकों पुरानी व्यवस्था को आखिर क्यों बदल रहा है। इस पहेली का जवाब हमें सिर्फ भारत अमेरिका रिश्तों के भविष्य के बारे में ही नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की आने वाली तस्वीर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। इस बंटवारे को समझने के लिए जरा इस स्लाइड को देखिए। दुनिया भर में अमेरिकी सेना की अलग अलग कमांड्स हैं। पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट का इलाका हमेशा से यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के पास रहा है। याद कीजिए, अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ जितना भी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होता था वो सब सेंटकॉम के जरिए ही होता था। दूसरी तरफ भारत के साथ अमेरिका के जो डिफेंस रिश्ते थे, खासकर नेवी का सहयोग, वो इंडो पाकॉम देखता आया है, जिसका मेन फोकस हमेशा से चीन रहा है। मतलब इन दोनों कमांड्स के बीच एक तरह की अदृश्य दीवार थी। एडमिरल पापारो का वेस्टर्न कमांड का दौरा इसी दीवार को गिराने जैसा है। ये एक साफ इशारा है कि पेंटागन अब पाकिस्तान से उठने वाले खतरे को चीन के बड़े स्ट्रेटेजिक कैनवस से अलग करके नहीं देख रहा है। ये एक पॉलिसी में बदलाव है जो ये मानता है कि भारत के दोनों मोर्चे, पश्चिमी और उत्तरी, अब रणनीतिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो अमेरिका की सोच में ये बुनियादी बदलाव आखिर आया क्यों? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है अतीत में हुई एक घटना से। ये बात है मई 2025 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा लेकिन बहुत ही तेज संघर्ष हुआ था। ये युद्ध चला तो सिर्फ कुछ ही दिन, लेकिन इसने वॉर टेक्नोलॉजी और रीजनल पावर बैलेंस के बारे में कुछ ऐसे कड़वे सच सामने रखे जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक की राजधानियों में खलबली मचा दी थी। इसी युद्ध ने उस रणनीतिक रीअलाइनमेंट की नींव रखी जिसके नतीजे हम आज देख रहे हैं। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। 22 अप्रैल को पहलगांव में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और भारत पर जवाबी कार्रवाई का जबरदस्त दबाव था। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, जो पहले के सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा था। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने सीमा के काफी अंदर जाकर आतंकी ठिकानों पर हमले किए। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के तहत पलटवार किया। पाकिस्तान का जवाब सिर्फ सीमा तक नहीं रुका, बल्कि उसने भारत के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। टेंशन इतनी बढ़ गई कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा और अमेरिका को फौरन बीच बचाव करके युद्धविराम करवाना पड़ा। ये कोई छोटी मोटी सीमा की झड़प नहीं थी, बल्कि एक हाईटेक वॉर का ट्रेलर था। दोनों तरफ से लेटेस्ट हथियारों का इस्तेमाल हुआ। भारत ने अपने रफाल जेट से स्कैल्प जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने नए JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 मिसाइलों का। लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वो थे दोनों तरफ के दावे। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय एयरबेस, बल्कि भारत की सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की एक बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइल डिपो को हिट करने का दावा किया। अब इन दावों में कितनी सच्चाई थी, उससे ज्यादा जरूरी वो मैसेज था जो दिया जा रहा था कि अब लड़ाई का दायरा पारंपरिक टारगेट से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक एसेट्स तक पहुंच गया है। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है, वो वजह जिसने वॉशिंगटन की दिलचस्पी को इस लेवल तक बढ़ा दिया। 2025 का ये संघर्ष सिर्फ भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर का टेस्ट नहीं था, ये असल में चीनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइव फायर टेस्टिंग ग्राउंड था। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए और वो जितने असरदार साबित हुए, उसमें दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि चीन की मिलिट्री एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। इस पॉइंट को समझना बेहद ज़रूरी है।
पेंटागन के लिए ये संघर्ष इस बात का जीता जागता सबूत था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत अब सिर्फ पुराने अमेरिकी या यूरोपियन हथियारों पर निर्भर नहीं है। उसके पास वो मॉडर्न चीनी तकनीक है जो न सिर्फ भारतीय बल्कि वेस्टर्न और रशियन मिलिट्री सिस्टम्स को भी सीधा चैलेंज कर सकती है। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री का शोकेस नहीं था, बल्कि ये चीन की उस स्ट्रैटेजी का प्रदर्शन था जिसके तहत वो अपने सहयोगी देशों को एडवांस्ड हथियार देकर रीजनल पावर बैलेंस को अपने हक में करने की कोशिश कर रहा है। चलिए जरा उन टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की। पहला, JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर, जो चीन की PL-15 मिसाइल से लैस था। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज भारतीय वायुसेना के मिसाइलों से ज्यादा बताई जाती है, जो हवा में भारत की पारंपरिक बढ़त को चैलेंज करती है। दूसरा और सबसे खतरनाक, CM-400 AKG मिसाइल, जिसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल बताया गया। पाकिस्तान का दावा कि उसने इसी से भारत के S-400 सिस्टम के एक रडार को निशाना बनाया। अगर ये सच है तो ये भारत के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाता है। और इन सबसे ऊपर ऐसे पक्के सबूत मिले कि चीन अपने जासूसी और नेविगेशन सैटेलाइट्स के नेटवर्क से पाकिस्तान को रियल टाइम टारगेटिंग डेटा दे रहा था। तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब मिलिट्री की भाषा के एक शब्द किल चेन में छुपा है। अब ये किल चेन सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। किल चेन का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता, ये असल में टारगेट को पहचानने से लेकर उसे तबाह करने तक का पूरा प्रोसेस है। इसमें सैटेलाइट और ड्रोन जैसे सेंसर्स होते हैं जो टारगेट को खोजते हैं, डेटा लिंक्स होते हैं जो इस जानकारी को कमांड सेंटर तक भेजते हैं, और फिर फाइटर जेट या मिसाइल जैसे शूटर्स होते हैं जो उस टारगेट को खत्म करते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ हथियार नहीं बेचे हैं, बल्कि उसे एक पूरी मॉडर्न किल चेन दी है जो सीधे चीनी सेना के सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के हथियार चीन की आंखों और दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2025 के युद्ध से मिले इस टेक्नोलॉजिकल झटके और पाकिस्तान के पीछे चीन की गहरी भूमिका ने वॉशिंगटन को अपनी पूरी साउथ एशिया पॉलिसी पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसे समझ आ गया कि भारत का पश्चिमी मोर्चा अब सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये उसकी बड़ी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक जरूरी हिस्सा है। और यहीं से एक नई, ज्यादा मुखर अमेरिकी स्ट्रैटेजी ने जन्म लिया। इस नई अमेरिकी रणनीति को, जिसे हम कह सकते हैं पश्चिम को मजबूत करो ताकि पूर्व में जीत मिले, इसे 4 पिलर्स पर समझा जा सकता है। पहला, इस हकीकत को मानना कि चीन और पाकिस्तान के बीच का मिलिट्री गठबंधन अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और इंटीग्रेटेड है। दूसरा, भारत की पश्चिमी सीमा को अमेरिकी टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और इंटरऑपरेबिलिटी से इतना ताकतवर बनाना कि पाकिस्तान भविष्य में कोई भी बड़ा पारंपरिक मिलिट्री एडवेंचर ना कर सके। तीसरा, ऐसा करके पाकिस्तान को भारत के लिए एक बड़े मिलिट्री फ्रंट से घटाकर एक मैनेजेबल बॉर्डर प्रॉब्लम बना देना। और आखिर में चौथा और सबसे ज़रूरी कदम, भारत को इस काबिल बनाना कि वो अपने मिलिट्री रिसोर्सेज और ध्यान को पश्चिमी सीमा से हटाकर पूरी तरह से उत्तरी सीमा यानी चीन पर फोकस कर सके। और ये सब सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। इस नई पार्टनरशिप को एक फॉर्मल शक्ल दी गई है। अक्टूबर 2025 में साइन हुए 10 ईयर इंडिया US डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के जरिए ये एग्रीमेंट अगले 1 दशक के लिए दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन का एक रोड मैप तैयार करता है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन और पहले से कहीं ज्यादा गहरी इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल है। एडमिरल पापारो का दौरा इसी फ्रेमवर्क को जमीन पर उतारने की एक कड़ी है। इस नए अमेरिकी रोल का सबसे बड़ा पब्लिक प्रूफ हमें 2025 की युद्ध को खत्म करने के तरीके में दिखा। सीज फायर की घोषणा नई दिल्ली या इस्लामाबाद से नहीं हुई, बल्कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी घोषणा की। ये भारत की दशकों पुरानी बायलैटरलिज्म यानी द्विपक्षीयता की नीति का एक तरह से अंत था, जिसके तहत भारत हमेशा कहता आया है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दे बिना किसी तीसरे पक्ष के सुलझाए जाएंगे। इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि जब 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका खुद को क्राइसिस मैनेजर की भूमिका में देखता है, और भारत अब इस रोल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इस नए, खुले और गहरे होते अमेरिका भारत मिलिट्री अलायंस के दूरगामी नतीजे हो रहे हैं। इसने न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को बदला है, बल्कि इसने पूरे साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को फिर से लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी लहरें बीजिंग और इस्लामाबाद तक महसूस की जा रही हैं। जाहिर है, इस पॉलिसी शिफ्ट ने भारत के अंदर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल और कुछ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट इसे भारत की पारंपरिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति के कमजोर होने के रूप में देखते हैं।
उनका तर्क है कि एक विदेशी ताकत को अपनी एक एक्टिव ऑपरेशनल कमांड का इस तरह इंस्पेक्शन करने देना हमारी संप्रभुता से समझौता है और ये हमें अमेरिकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का एक जूनियर पार्टनर बना सकता है। दूसरी तरफ सरकार और उसके समर्थक इसे एक रियलिस्टिक कदम मानते हैं। उनका कहना है कि जब चीन और पाकिस्तान का खतरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो अकेले रहकर उसका सामना नहीं किया जा सकता। ये एक जैसे विचारों वाले पार्टनर के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाने और एक सुरक्षित माहौल बनाने की एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, जैसा कि उम्मीद थी, बेहद तीखी और चिंताजनक रही है। उसकी सेना के मीडिया विंग ISPR ने एक कड़ा बयान जारी किया जिसमें चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी संघर्ष का जवाब बिना किसी संयम के दिया जाएगा, जो कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की तरफ एक छिपा हुआ इशारा है। ये बयान पाकिस्तान के गहरे होते स्ट्रेटेजिक अकेलेपन को दिखाता है। उसे लगता है कि भारत अमेरिका की ये नई जुगलबंदी उसके पारंपरिक मिलिट्री बैलेंस को बिगाड़ रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए वो अपने न्यूक्लियर हथियारों पर और ज्यादा निर्भर हो सकता है, यानी न्यूक्लियर वॉर का खतरा और बढ़ सकता है। तो कुल मिलाके इस एक दौरे ने पूरे इलाके में रणनीतिक हलचल तेज कर दी है। पाकिस्तान इसे अपने खिलाफ एक सीधी घेराबंदी के तौर पर देख रहा है। चीन इसे अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में अमेरिका की डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी की पुष्टि के रूप में देखता है और इसकी प्रतिक्रिया में वो पाकिस्तान को और भी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी देकर उसे भारत के खिलाफ एक मजबूत ढाल के रूप में इस्तेमाल करेगा। वहीं अमेरिका के लिए एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। उसे चीन को रोकने के लिए भारत को मजबूत करना है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना है कि पाकिस्तान इतना अस्थिर न हो जाए कि ये पूरे इलाके की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत की विदेश नीति का एक अहम पिलर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब एक नए दौर में जा रहा है। भारत फॉर्मली अमेरिका का कोई ट्रीटी पार्टनर नहीं बन रहा जैसे जापान या साउथ कोरिया हैं, लेकिन ये साझे खतरों, खासतौर पर चीन से निपटने के लिए एक फंक्शनल पार्टनर बनता जा रहा है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कागजी संधियों पर नहीं बल्कि रियल जमीनी सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन पर टिकी है। ये एक नई, ज्यादा लचीली और मौके के हिसाब से ढलने वाली विदेश नीति का संकेत है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है। 21वीं सदी के इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर, जहां खतरे कई तरह के हैं और टेक्नोलॉजी युद्ध के नियमों को बदल रही है, वहां नेशनल सिक्योरिटी की असली कीमत क्या है? क्या ये अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी को बनाए रखने में है या फिर ताकतवर सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी ताकत को बढ़ाने में है? स्वायत्ता और सुरक्षा के बीच का ये संतुलन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के आने वाले दशक की दिशा